A very good evening, guys. This is Rohit Sharma. I'm the National Legal Head of SmartKiller.com, and today I'm here with you to speak on the contract and its various doctrines. Indian Contract Act आपको बहुत important है समझना for IELTS, for SLAT, for MHSET, as well as we can see from this CLAT 2020 paper that previous knowledge was important in solving some of the questions. So we are going to start with the contract doctrines. I'm going to cover around 20 to 22 doctrines in this video. So first of all, as you can see that the doctrine has come in, and I will go for a full view mode. So contractual doctrines में first doctrine जो हमें आती है वो आती है consensus ad idem. I'll be dealing with the first consensus ad idem. Those who are offline students, they will get the full PDF of the doctrine, so they don't have to write. For the online ones, you can write it down with the video. So the first doctrine that comes is consensus ad idem. That means the meeting of the minds. So there must be a meeting of the minds before the parties of both the parties on the same subject for a valid contract. This means that अगर आपको किसी चीज के साथ एग्रीमेंट करना है तो आपको एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आना पड़ेगा. अगर मैं इसका उदाहरण देना चाहूँ तो ऐसा होगा कि मान लेते हैं आपने बोला मुझे हॉर्स चाहिए, मुझे व्हाइट हॉर्स चाहिए, एंड दूसरा पर्सन कह रहा है हाँ मैं तुम्हें ब्लैक हॉर्स दूंगा. तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर पर माइंड मीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हो सकता और एग्रीमेंट के ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट. सो एग्रीमेंट वहां हो सकता है जहाँ पे दोनों माइंड्स मीट करते हैं. जहां माइंड्स मीट नहीं करते हैं वहां पर आपका एग्रीमेंट नहीं हो सकता. तो ये एक बेसिक फॉर्म बनता है कंसेंसस. दैट मींस द मीटिंग ऑफ द माइंड्स. कंसेंसस होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स के बीच में. तो द मीटिंग ऑफ द माइंड्स इज अ वेरी बेसिक जिसे कहते हैं फंडामेंटल डॉक्ट्रिन ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज बेस्ड. सो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू सेल हिज व्हाइट हाउस, बी सेंड्स हिज एक्सेप्टेंस फॉर द सेम हॉर्स. फॉर द सेम हाउस होगा यहाँ पे, एच गलती से लिखा है, फॉर द सेम हाउस. सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. प्लीज रीड हॉर्स एज यू. सो यहाँ पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मेड होगा. Now again में हम देख लेते हैं, X contracts with B to sell his white horse, B sends his acceptance for the black horse of X. This is not a valid contract. So this is what I explained to you just earlier in the lecture. Now the next contract doctrine which is very important is Oberema fights. That means the utmost good faith follow होनी चाहिए. तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर काम में आते हैं. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मतलब ऑल पार्टीज जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में गुड फेथ से जो है वो आएंगे और सारे जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करेंगे. अगर आपने अपनी बीमारी का फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया और बाद में पता लगता है कि आप एड्स से ग्रसित थे या आप मान लीजिए ब्लड कैंसर से ग्रसित थे और आपने झूठे मेडिकल रिपोर्ट्स बना के इंश्योरेंस क्लेम किया 1 करोड़ का, तो वहां पर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड घोषित हो जाता है, बिकॉज आप गुड फेथ के साथ नहीं आए. ठीक है. Caveat emptor भी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है. That means that the buyer be aware. So if you are buying a machine with faults and you're not raising any alarms and the faults are very evident on the outset of it, सामने ही faults को दिखाई दे रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो वहां पर फिर buyer की उस पे ही responsibility आएगी. Nudum pactum, a gratuitous or bare promise devoid of any consideration. तो न्यूडम से हम बेयर निकालते हैं, बेयर नेकेड प्रॉमिस, और ये वो प्रॉमिस है जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता है फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन. और इसका एग्जांपल मैंने इसी के अंदर लिखा हुआ है कि वुड बी एन ऑफर टू सेल समथिंग विदाउट अ करस्पॉन्डिंग ऑफर ऑफ वैल्यूइंग इन एक्सचेंज. ठीक है. while the offer may bind a person morally, since the offer has not been created with any consideration, it is gratuitous. gratuitous मतलब दान में किया हुआ, gratuity जिसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ कंसिडरेशन दिया हुआ है, नॉट आउट ऑफ एनी लीगली बाइंडिंग कंसिडरेशन. तो ये एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है. ठीक है. और ये कभी भी रिवोक किया जा सकता है बाय द ऑफरी, जिसने ऑफर किया है इसको. ठीक है. बाय द ऑफरर बिफोर द एक्सेप्टेंस बाय द ऑफर. अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया ऑफरी ने तो उससे पहले जो है ये ऑफरर जो है उसको रिवोक कर सकता है. ऑफरर एंड ऑफरी होते हैं. ऑफरर वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर करता है और ऑफरी वो होता है जिसको एक्सेप्ट करता है. क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग. दैट मींस अगर आप मेरा ये, इसको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, आप डेफिनेशन बाद में पढ़ सकते हैं, कि आप कुछ मेरा करोगे तो मैं कुछ आपका करूंगा. ठीक है. तो जब ये टू पार्टीज एक्सचेंज करती हैं, मान लेते हैं लेट अस से दैट यू आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, तो देन यू हैव टू डू समथिंग फॉर द अदर पर्सन फॉर हैविंग समथिंग फॉर हिम, वेदर इट्स अ ट्रांसफर ऑफ मनी और वेदर इट इज डूइंग सम एक्ट व्हिच ही रिक्वायर्स. सो लेट अस से दैट ए ट्रांसफर्स टू सेल ऑल हिज property to B if B agrees to marry C. So then that will come under
क्विड प्रो क्यो, दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर एंटरिंग इनटू माय प्रॉपर्टी, ठीक है। बिजनेस और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती है, so something of equal value. Now let us come for doctrine of restitution. So if a minor has unjustly enriched himself, equity demands that such property or goods be restored by the minor. Restitution का मतलब होता है कि चीजें उसी पोजीशन पे आ जाएं. So let us say कि कोई माइनर है, ये झूठ बोलकर इसने प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली है या इसने पैसे ले लिए प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की है, तो अब ऐसा सीन है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो माना नहीं जाएगा क्योंकि आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन एटलीस्ट माइनर का ये फर्ज बनता है कि 1 करोड़ जो रुपए लिए उसने, या 50 लाख या 25 लाख या 10 लाख या 10,000, तो वो उसे वापस करे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के अंदर आता है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सिक्स्थ वन, राइट टू द रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय फ्रॉड, अगर मान लेते हैं आपने कोई बैड प्रैक्टिस इंड्यूस की है, उस टाइम पे फ्रॉड किया अपने ऑफरी के साथ। मिसरिप्रेजेंटेशन, आप अपने आप को मिसरिप्रेजेंट किया उसके अंदर। अनड्यू इन्फ्लुएंस है, डॉक्टर है और पेशेंट है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। या आप मान सकते हैं कि फादर है और माइनर सन है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाता है उसके अंदर भी। कोर्जन है, अगर मान लेते हैं कि चिकम्मा वर्सेस चिकम्मा केस है, इसके अंदर ये आ रहा है कि कोर्जन के अंदर आपने किसी दूसरी पार्टी को बोला है कि मैं सुसाइड कर लूंगी अगर आपने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं की, तो ये वॉइडेबल हो जाते हैं ऑप्शंस। और यहाँ पे रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, ये राइट होता है दूसरी पार्टी को। या ये कॉन्ट्रैक्ट उसमें भी हो सकता है जहां कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि पाकिस्तान और इंडिया में वॉर छिड़ गई और अब दोनों देशों के बीच में ट्रेड नहीं हो सकता है, तो वहां पे राइट ऑफ रिसेशन आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, threatens to be that her husband, that she will commit suicide if it does not transfer the property in her name. So B transfers the property out of coercion. This is voidable agreement and B can repudiate it. So खत्म किया जा सकता है। Defense of non-est factum, document executed in ignorance, mistake as to the nature of promise. It allows signing party to escape performance of agreement, which is fundamentally different from what she or he has intended to execute or sign. कुछ घपलेबाजी हो गई है, वो एग्रीमेंट कुछ और दिखा रहे थे और एग्रीमेंट कुछ और ही निकला है, तो वहां पर फिर नॉन एस्ट फैक्टम है, एग्जीक्यूटेड इन इग्नोरेंस का यहाँ पर आपको डिफेंस मिल जाता है। ये आप जैसे कुछ जो डॉक्ट्रिन्स है उसका आपको एक्सप्लेनेशन जानने की जरूरत है, कुछ डॉक्ट्रिन्स के सिर्फ आप मीनिंग्स ध्यान कर सकते हैं। तो ये PULLB में, DULLB में, MH सेट में, स्लैट, आईलेट, जितने भी एग्जाम्स है उसके अंदर डायरेक्ट इसकी मीनिंग पूछ ले जाता है, ठीक है। वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन मोस्टली सबकी दी हुई है इसके नीचे। तो हम नेक्स्ट डॉक्ट्रिन पे चलते हैं, नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है कि आप जो है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू वन। सो लेट अस से दैट आप 10 kg का आपने मिल्क मांगना था दिवाली पर एक दूध वाले से फॉर मेकिंग मिठाई, आपकी मिठाई की शॉप है। अब आपको 100 किलो की जरूरत पड़ती है क्योंकि लेट अस से कि 2 कस्टमर्स आते हैं, पूर्वांश और श्रेया नाम के, वो कहते हैं कि हमें 40 kg और 40 kg बर्फी और चाहिए, तो आप 100 kg का नोवेशन कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वही सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट 10 kg का था बट आप 90 kg उसके अंदर ऐड कर देंगे, 10 kg एक्स्ट्रा, और रिप्लेस कर देंगे ऑब्लिगेशंस को, तो अब आपको 100 kg सप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो उसमें ऑटोमेटिकली नोवेट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट ऑफ नोवेशन बोलते हैं, दैट यू आर मेकिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ द ओल्ड वन, सब्स्टिट्यूटिंग एक्सिक्यूटिंग एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू वन, रिप्लेस ऑब्लिगेशन, एडिंग ऑब्लिगेशन और रिप्लेसिंग अ पार्ट टू एन एग्रीमेंट। इन एनी केस व्हाट यू आर डूइंग इज मेकिंग समथिंग न्यू, सो इसको कॉन्सेप्ट ऑफ नोवेशन बोलते हैं। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है कि लेट अस से कि मैंने अपना एक एजेंट रखा है, एजेंट मतलब ड्राइवर रखा है गाड़ी चलाने के लिए, अगर वो किसी को मार देता है, ठोक देता है, चढ़ जाता है किसी के ऊपर से, तो if he is driving rashly then he is responsible for the criminal under the criminal provisions, ठीक है। लेकिन उसका कंपनसेशन फिर भी मुझे देना पड़ेगा क्योंकि उसका प्रिंसिपल मैं ही हूं, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, वो एजेंट्स के केस में मोस्टली फॉलो होता है। ऑल्टरेशन है चेंज ऑफ नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद असेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। सो ऑल्टर आपको पता ही है, ऑल्टर होता है कि चेंज करना होता है नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द असेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, सो दिस कम्स इन ऑल्टरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड टर्म, प्रैक्टिस ऑफ सेटलिंग डाउन डिफॉल्ट रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको वैसे भी आप कह सकते हैं कि ये रूल्स ऑफ वॉर में भी होता है कि हम ये रूल्स फॉलो करेंगे या ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। सो लेट अस से कि अनाज मंडी में अनाज गिरता है, अंबाला की मंडी है और वो गिरता है उसका, जैसे लेट अस से कि बड़े इमामबाड़ा के पास ही गिरता है और ये सबको पता है, तो अब नेक्स्ट टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि अंबाला कैंट के पास नहीं मैं गिराऊंगा, मैं तो सिटी के पास गिराऊंगा, क्योंकि वो इम्प्लाइड टर्म है कि आप अगर अनाज लेके आओगे तो इमामबाड़ा के पास ही उसको गिराओगे, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड टर्म के अंदर आता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आप कुछ चीजें इम्प्लाई करते हो जब आपको पता है कि आप किस मार्केट के साथ डील कर रहे हो,
ठीक है, कि कहाँ माल रखना है आपने, आप जीटी रोड पे थोड़ी रख दोगे अपना माल जाके, वो इम्प्लाइड टर्म हो जाती है कि आपको पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सुपर इवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबिलिटी अराइजिंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट बिफोर परफॉर्मेंस बाय द प्रॉमिसर। तो इसमें ये है कि लेट अस से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा है किसी से बंदा कि मैंने आपकी पेंटिंग बनानी, वो पेंटर से मांगा है, उसका बेटा नहीं बना सकता अगर उसकी डेथ हो जाए तो वहां पे सुपर रिमेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है कि अब इम्पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना। दूसरा है इसमें पाकिस्तान और इंडिया की मैंने जो पहले बात की थी, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। प्रॉमिसर लेटर से कि मैं हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आलू भेजने हैं इंडिया से पाकिस्तान में, लाहौर में, अमृतसर से, और वॉर चल पड़ी और 3 दिन बाद भेजने थे और मेरा पूरा प्रोड्यूस तैयार है, तो पाकिस्तान वाला मना कर सकता है या मैं मना कर सकता हूँ सेंड करने से, क्योंकि वो इम्पॉसिबिलिटी हो गई है वहां पे, राइट। वहां पे दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट्स की पे बच जाते हैं। क्वांटम मेरिट है रीजनेबल सम ऑफ मनी रेंडर्ड और वर्क डन व्हेन द अमाउंट ड्यू इज नॉट स्टिपुलेटेड इन लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आता है कि लेट अस से कि लीगल सर्विसेज किसने ली, या फिजिशियन है, या कोई बहुत बीमार बंदा हो गया, ठीक है, और उसका दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन आउट ऑफ कर्टेसी मैंने अपने खर्चे से उसको रख लिया और उसके पास प्रॉपर्टी है, बाद में वो ठीक हो गया, तो क्वांटम मेरिट के हिसाब से मुझे कंपनसेशन मिल जाएगा। सो लेट अस से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है किसी की और मैंने उसको खाना वाना खिलाया, ठीक है, तो मैं उसे 10 करोड़ की डिमांड कर लूंगा 1 साल के बाद। आई विल हैव लाइक लेट अस से 70,000, 80,000, 90,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। लेकिन मैं बोलूं नहीं नहीं, मैं तो इसके लिए डायमंड की प्लेट्स लाया था, कोहिनूर से भी बड़े हीरे मैंने इसकी प्लेट्स में स्टडीड करवा के खिलाए हैं, तो वो माना नहीं जाएगा क्योंकि वो क्वांटम मेरिट नहीं हुआ। दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द वर्क। द मेरिट ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड फूड इन अ बेसिक थाली एंड whatever you have given him or her, सो वहां पे क्वांटम मेरिट का जो है वो आता है। क्वांटम वेबलेंट एज मच एज दे आर वर्थ यूज्ड इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड विदाउट स्पेसिफिंग एनी प्राइस। अगर प्राइस नहीं है तो देखो क्वांटम मेरिट और क्वांटम वेबलेंट वहीं पे आते हैं, एज मच एज दे आर वर्थ। जो लोग सोच रहे हैं कि हमें फ्लाइट बहुत फास्ट चल रहा है, देन यू कैन जस्ट पॉज द स्लाइड एंड राइट डाउन द मैक्सिम्स। लेट अस गो फॉर द अदर वन। Pari delicto, that is an equal fault. So let us say that X contracts with B to paint his house after it has been completed on 1 January 29. Neither the house is completed, not the painter come to paint the house as he is busy. तो both parties equal at default है, तो किसी को compensation नहीं देना पड़ेगा। पेंटर अपने काम में बिजी है और हाउस बना नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम दोनों पार्ट्स पे होगी कि दोनों ही इक्वल फॉल्ट के ऊपर है, ठीक है। Ex dolo malo non-auditor action, illegal contract. No right of action can have its origin in fraud. तो अगर आपने फ्रॉड किया किसी पर्सन के साथ, तो आप भी बन जाओगे लीगल पार्टी कंपनसेशन मांगने के लिए, right? So let us say that you did a fraud with somebody X. You are X and you did fraud with somebody Y. So X cannot demand compensation from Y, whether Y ने थोड़ा बहुत कुछ गलत कर दिया हो. Nudum pactum non-auditor action. Consideration agreement without consideration is one from which no action arises. Again, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, ग्रेटुटियस प्रॉमिस है, तो उससे कोई एक्शन नहीं आएगा क्योंकि वो तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, ठीक है ना, उससे कोई एक्शन नहीं आप अराइज कर सकते। एक्शन अराइज होता है कंसेंसस एड इडम से, जहाँ पे एक सब्जेक्ट मैटर होता है, वहां पे आपकी मीटिंग होती है, कंसिडरेशन फ्लो करती है कि मैं आपके लिए ये करूंगा, आप मेरे लिए ये करोगे। मान लेते हैं कि मैं कह देता हूँ पूर्वांश को कि ठीक है, मान लेते हैं एक लड़का है पूर्वांश, जो हम उसको कह देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। अब इस पे आप क्या डिमांड कर सकते हो, इसका कोई बेसिस नहीं है। मैं तुम्हारे लिए लेटर से मैं तुम्हारे लिए ताजमहल खड़ा कर दूंगा, अच्छा ठीक है खड़ा कर दो, क्यों खड़ा करोगे, कैसे खड़ा करोगे, व्हाट इज द मीटिंग ऑफ द माइंड, व्हाट इज द कॉस्ट दैट आई एम पेइंग, वेदर इट इज लीगल, वेदर इट इज इलीगल। सो ऑन दैट केसेस this 16 things comes into place. Ex equo eta bona quasi contract from equity and conscience. तो ये जो equity and conscience है quasi contract के, ये आते हैं लेट अस से आप दुकानदार हैं और आप घर के सामने दूध रखते हैं लोगों के, लेट अस से शिमला में आप रहते हैं जो मेरी होम सिटी है, आप राउंड 1 करते हैं फर्स्ट हाउस में, उसके बाद आप राउंड 2 फर्स्ट हाउस लेन में, उसके बाद आप राउंड 2 जाते हैं सेकंड हाउसेस लेन में, सेक्टर 2 लेन्स में, सेक्टर 1 लेन्स में। सेक्टर 2 लेन्स में आप सेक्टर 1 के कुछ दूध के पैकेट एक्स्ट्रा रख देते हैं और सेक्टर 2 वाले जो हैं उस दूध को खा जाते हैं, पी जाते हैं या यूज कर लेते हैं। तो सेक्टर 2 वालों का फर्ज बनता है कि वो आपको उसके लिए पे करें अंडर इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, बिकॉज दे नो कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो 4 थैली की है। अगर 8 थैली रख के चले गए हैं और हमने ना दुकानदार को फोन किया कि आप वापस ले जाओ और हमने उल्टा उसको खा लिया, तो देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फ्रॉम इट अंडर इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। 18th पे हम आते हैं एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू रीजनेबल अमाउंट टू बी पेड फॉर द वर्क डन। सो इसके अंदर आता है कि आपको रीजनेबल अमाउंट है वो पेड देना पड़ेगा वर्क डन के लिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, ठीक है। सप्रेसो वेरी, ये आई स्मॉल में है।
इसमें है active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the act. It is a rule of equity as well of the law that suppressio varies equivalent to suggestion falsi. तो suppression of truth अगर आप वो करते हैं और false चीजें आप वहां पे करते हैं तो false हो जाता है, और जो पार्टी आपकी उस fact के कारण हर्ट हुई है उसको आपसे रिलीफ मिल सकती है। अगर पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट होना पड़े उसकी वजह से तो वो भी हो जाता है। अगर माइनर सा है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट है, लेट अस से कि आपने 10 करोड़ में हाउस बेचा, ठीक है, उसमें आपने बोला कि जी हमारे सारे नलके जो हैं वो लेट अस से दे आर मेड अप फ्रॉम दे आर कमिंग फ्रॉम एन इटालियन मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एंड द हाउस इज फाइन, 10 करोड़ का सेल हो गया, इटालियन मैन्युफैक्चरर नलकों की कीमत है 5 लाख रुपए, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं उसकी वजह से साइड हो जाएगा, बिकॉज दैट विल बी लाइक अ जोक। बट कोर्ट ये कह सकता है कि हाँ जी 5 लाख के इनको इटालियन नलके लगा के दो रियल क्वालिटी के अंडर आर सुपरविजन और अंडर द कमिश्नर और वेदर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द अदर पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे सप्रेसिव वैल्यू बिकॉज इट्स इक्विवेलेंट टू अ फॉल्स फैक्ट, ये फॉल्स फैक्ट हो गया। अब लेटर से कि दूसरा पर्सन पूछ रहा है कि क्या आपने इटालियन नलके लगाए हैं ये, और उस पर वो शांत रहते हैं, तो वो सप्रेसिव वेरी हो जाएगा क्योंकि वो आपने इक्विवेलेंट टू फॉल्स ट्रुथ बोल दिया। साइलेंस आपका वो लिया जाएगा ना कि हाँ जी कुछ कहा नहीं आपने उसके ऊपर। सब्रोगेशन है, सब्रोगेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पर्सन और अ ग्रुप बाय अनदर इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट और इंश्योरेंस क्लेम। अब X gives guarantee on behalf of B to A that he will pay money if B is unable to pay money. B fails to pay, so here A can subrogate X in place of B because he is the guarantor of the debt. मैं दे दूंगा, बोलते हैं हम हिंदू लॉ कह रहा हूँ, इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर हम बोलते हैं कि ठीक है अगर इसने नहीं पे किया तो मैं पे कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसको लोन दे दो या अभी के लिए इसका ये काम कर दो। तो वहां पे फिर अगर वो नहीं कर पाया या वो नहीं दे पाया तो वहां पे आप सब्रोगेट हो जाओगे उसकी जगह पे, यू विल कम इन हिज शूज, ठीक है। रेपुडिएशन है रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल ऑफ एन आइडिया। N contracts with M to buy his vintage car for 1 crore rupees. M repudiates the proposal by not accepting the offer. तो नहीं किया आपने, ठीक है, रिपुडिएट ही कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और रेसेशन होता है जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, रिपुडिएट पहले होता है। I think we are on the last doctrine, remission. So this means that acceptance of a lesser sum what was agreed in the contract for discharge of the whole debt. So X contracts with B to lend him money sum of 10,000 rupees in lieu of 5% interest each year. X after 10 years is only able to return the principal plus 2% interest. Here B has done remission of the remaining 3%. अगर आपकी इच्छा है तो आप कम ले लोगे ना पैसे। आपने मान लो 1 करोड़ का लोन दिया है, आपका फ्रेंड है या कुछ भी कंसिडरेशन है या लेटेस्ट उसके घर पे ट्रेजेडी आ गया, आपने कहा कोई बात नहीं 90 लाख ही दे दो, या वो 90 लाख देता है और बोलता है प्लीज आप लिख दो कि डेब्ट पेड हो गया, तो इस केस के अंदर फिर हो जाता है कि आपने रिमिशन दे दिया उसको, यानी कि कम कर दिया। ये आपके पनिशमेंट्स के केस के अंदर भी आता है, जब आप मतलब मान लेते हैं कोर्ट कहता है कि कोई बात नहीं आप 5 साल की सजा मत काटो, आप 3 साल की सजा काटो, तो ये रिमिशन के अंदर आता है। कम्यूटेशन होता है जब आप चेंज करते हो नेचर ऑफ पनिशमेंट, सो फ्रॉम लेट अस से फ्रॉम अ हार्ड पनिशमेंट और फ्रॉम अ रिगरस पनिशमेंट यू आर चेंजिंग इट टू लेट अस से यू चेंजिंग इट टू अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, दैट्स कम्यूटेशन, ठीक है। रिप्रीव होता है लेट अस से कि आपको कोई टेम्पररी रिलीफ दिया जाता है, और पार्डन होता है जहाँ पे आपको कंप्लीट प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल आई थिंक अंडर 72 आई थिंक ही कैन गिव कंप्लीट पार्डन इन द under the constitutional act. So that was all for today. I hope to meet you again tomorrow on some of the more details related to contract. I think we will study with the basics of the contract. Okay. So thank you very much. This is Rohit Sharma and I wish you good luck.